हेलो बच्चों। तो नेक्स्ट वीडियो हमारा वापस से कूलम्ब्स लॉ के ऊपर ही है। हमने लास्ट प्रीवियस वीडियो के अंदर भी कूलम्ब लॉ को डिस्कस किया था, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर को डिस्कस किया था। देखिए इस बार हम देख रहे हैं वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ। देखिए बच्चों, अगर एग्जाम के अंदर ये 1 मार्क का क्वेश्चन आता है तो आपको सिंपली एक फॉर्मूला लिखना है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं करना। लेकिन अगर ये 2 मार्क का आता है तो फिर इसका एक छोटा सा डेरिवेशन है, वो हमें करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे चांसेस बहुत कम है कि वो डेरिवेशन आए, क्योंकि 2 मार्क का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया गया है अभी तक, ना सीबीएसई में है ना आरबीएसई के अंदर आया है। तो हम ये समझ सकते हैं कि ये नॉर्मली आता है 1 नंबर का ही है, तो हमें सिर्फ एक फॉर्मूला लिख करके ही काम खत्म कर देना पड़ता है, लेकिन चीज को समझते तो है वो काम कैसे कर रही है। ठीक है, और वेक्टर रिप्रेजेंटेशन का मतलब यहाँ पे क्या है, तो हम बोल रहे हैं कि कूलम्ब लॉ में हम बोल रहे थे ना कि ये न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करता है, एक्शन रिएक्शन लॉ को फॉलो करता है। दोनों फोर्सेस डायरेक्शन में अपोजिट है लेकिन मैग्नीट्यूड में सेम है, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, देखिए हम प्रूव करते हैं इस चीज को। तो इसे अपोजिट वेक्टर प्रूव कर देंगे ना तो ऑटोमेटिकली सारी चीजें प्रूव हो जाएंगी। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज किया और 2 चार्जेस लिए, 2 पॉइंट चार्जेस लिए। ये पहला पॉइंट चार्जेस मान लेते हैं, पहला पॉइंट चार्ज Q1 है और ए पॉइंट के ऊपर है, इसका पोजीशन वेक्टर जो है दैट इज R1 वेक्टर। ठीक है, दूसरा पॉइंट चार्ज जो है दैट इज Q2 चार्ज, इसका पोजीशन वेक्टर R2 वेक्टर है। ठीक है, और इन दोनों के मिड का डिस्टेंस जो हमने लास्ट टाइम बच्चों स्मॉल r से रिप्रेजेंट किया था, इसे R12 भी लिख सकते हैं और R21 भी लिख सकते हैं। वो कब और कैसे लिखेंगे वो भी देख लेते हैं। चलिए, Q2 के ऊपर कितना फोर्स लगता है, तो ये फोर्स हमें पता है बच्चों। कैसे भाई, इस फोर्स को हम इस लाइन के अलोंग ही रिप्रेजेंट करेंगे और ये फोर्स कितना होगा, तो फोर्स ऑन Q2 चार्ज ड्यू टू चार्ज Q1, ऐसा लिखा जाता है। ऐसे ही ये वाला फोर्स इस तरफ, ठीक, इसके ऊपर कितना फोर्स लिखा जाएगा, तो फोर्स ऑन Q1 चार्ज ड्यू टू चार्ज Q2 F12, इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा। फिर F21 को हम इस तरफ मेजर कर रहे हैं, तो जब आप डिस्टेंस F21 के लिए बात कर रहे हैं तो आप डिस्टेंस को लिखोगे R21। ठीक है, और R21 इस डायरेक्शन में मेजर की जाएगी। ठीक है, लेकिन जब आप F12 को मेजर कर रहे होंगे तो आप लिखेंगे R12 और R12 की डायरेक्शन मैंने आपको बता दी इस तरफ। ठीक है, ये बात। फिर ये अपना ऑरिजिन था ओ। तो काम करते हैं, पहले हम समझते हैं कि R12 और R21 है क्या। तो ये तो पता चल रहा है कि R21 इस तरफ काम कर रहा है, R12 इस तरफ काम कर रहा है, लेकिन दोनों का मेजरमेंट अगर हम करेंगे तो दोनों की डिस्टेंस सेम आएगी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि R21 वेक्टर जो है दैट इज R12 वेक्टर, इन दोनों का मैग्नीट्यूड जो है दैट इज इक्वल, बट द साइड्स आर सॉरी, सो बट द डायरेक्शन इज अपोजिट, सो दोज आर अपोजिट वेक्टर्स। तो ऐसा लिख सकते हैं अपोजिट वेक्टर को। तो बच्चों यही तरीका है अपोजिट वेक्टर को लिखने का, जिनका मैग्नीट्यूड सेम होता है, डायरेक्शन अपोजिट होती है, इस तरीके से काम करते हैं। ठीक है, चलिए फिर इसके बाद में इनकी वैल्यू है कितनी वो भी समझ लीजिए। R12 और R21 को कैलकुलेट कैसे करेंगे वेक्टर फॉर्म में, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, तो अगर हम ट्राइंगल लें, ट्राइंगल OAB, ठीक है, तो हमने लिखा इन ट्राइंगल OAB, आपने वेक्टर सम लॉ यूज किया है ना, सम के लिए 11th में था। क्या है भाई, अगर मैं इस R21 को मेजर करने की कोशिश करूं तो मैं बोल रहा हूं सबसे पहले हम O से गए A की ओर और A से गए कहां की ओर, B की ओर। तो O से A की ओर जाने पर हमने वेक्टर को यूज किया R1 वेक्टर, प्लस A से B की ओर जाने के लिए हमने वेक्टर को यूज किया R21 वेक्टर। ठीक है, वो किसके बराबर होगा, थर्ड साइड के बराबर होगा इनटू द अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो ये होगा थर्ड साइड ऐसी जाती है ना R2 वेक्टर। ठीक है, तो इसका मतलब R21 वेक्टर जो है दैट विल बी R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। R1 को इस तरफ लेकर चले जाओ। ठीक है, इसी तरीके से अगर R12 मेजर करना है तो यूं चलो, पहले तो चले R2 की ओर क्योंकि O से गए B की ओर और फिर B से जा रहे हैं A की ओर, तो O से गए B की ओर, इसका मतलब हमने यूज किया कौन सा, R2 वेक्टर। फिर B से गए A की ओर, इसका मतलब हमने कौन सा वेक्टर यूज किया, R12 वेक्टर। ठीक है,
फिर ऐसा जा रहे हैं, है ना, अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये होगी थर्ड साइड। ठीक, तो ये किसके बराबर है, r1 वेक्टर के। तो r12 वेक्टर इज इक्वल्स टू r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर। गौर करो, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, वैसे भी दिख रहा है। ठीक है, वहां पर हम वो चीज लिख भी चुके हैं, हो गया काम। चलिए अब अपन लिखते हैं फोर्स F21। तो हमने लिखा फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1 कितना होगा। तो पहले तो मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, दैट इज F21, इट विल बी K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R21 का स्क्वायर, दैट इज मैग्नीट्यूड। अब अगर इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना है और एग्जाम में 1 नंबर का काम आए, तो आपको सिर्फ यही फॉर्मूला लिखना है जो भी अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो ये यहाँ पर वेक्टर लगाना है, और किसी भी वेक्टर पार्ट की डायरेक्शन को शो करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है बच्चों, हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर यूनिट वेक्टर लगाना पड़ेगा। मैग्नीट्यूड के साथ में यूनिट वेक्टर लगा दो, तो यूनिट वेक्टर। अब F21 डायरेक्शन में कौन सा यूनिट वेक्टर काम करेगा, तो हमने बोला कि सॉरी R21 का यूनिट वेक्टर काम करेगा, तो हमने लिखा R21 और इसका यूनिट वेक्टर। ठीक है ये बात। अब काम करो आगे। यूनिट वेक्टर क्या होता है बच्चों, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, यही होता है ना। ठीक, तो हमने वही काम किया, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R21 का स्क्वायर, और फिर यूनिट वेक्टर को सॉल्व किया, तो हमने बोला वेक्टर दैट इज R21 वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड तो R21 ही लिखोगे आप। ठीक है, मैग्नीट्यूड को ऐसा भी लिख सकते हैं, मोड लगा करके भी लिख सकते हैं। चलिए, तो फाइनली हमारे पास में ये F21 जो वेक्टर हुआ वो कुछ ऐसा होगा, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R21 का क्यूब और R21 सॉरी वेक्टर लिख सकते हैं ऐसा। आप चाहें तो k की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट फॉर अस। ओके डन। अब इसके बाद नेक्स्ट देखो, अब अपन F12 फोर्स की बात कर रहे हैं, तो हमने लिखा फोर्स ऑन Q1 चार्ज, Q1 के ऊपर ही लग रहा है, ड्यू टू चार्ज Q2, इस चार्ज के कारण इस पे जो फोर्स लग रहा है। ठीक है, ये फोर्स कैसा लिखा जाएगा, F12 वेक्टर। और F12 वेक्टर कैसे बताएंगे, तो हमने लिखा सबसे पहले मैग्नीट्यूड K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय इस बार R12 का स्क्वायर लिखेंगे, और फिर वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हमने क्या किया, R12 के कैप से इससे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब देखो इस चीज को आगे नेक्स्ट पार्ट, ये जो यूनिट वेक्टर था ना, इस यूनिट वेक्टर को हम सॉल्व करते हैं, जैसे भाई वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ये हो जाएगा K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R12 का स्क्वायर, और यहां पर हम लिख सकते हैं वेक्टर R12 वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड R12। ठीक है ये बात। हाँ, अब देखो इसके बाद में क्या होगा बच्चों, इसके बाद में हम देखते हैं बच्चों कि ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R12 का क्यूब और R12 वेक्टर। ठीक है, अब समझिए R12 वेक्टर, R12 वेक्टर को मैं कैसे लिख सकता था, तो हमें पता है R12 वेक्टर को हम लिख सकते हैं माइनस का R21 वेक्टर। ठीक है, ये हमने पता लगाया, यहाँ पर है हमारे पास में, तो हम वो लिख सकते हैं। और R12 मैग्नीट्यूड की जगह क्या लिख सकते हैं, R12 मैग्नीट्यूड की जगह R21 का मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको चेंज कर लेते हैं, हमने लिखा वी नो दैट, और उसके बाद में ये स्टेप लिख दीजिएगा K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R12 की जगह R21 का क्यूब लिखा जा सकता है, मैग्नीट्यूड है। ठीक है, और R12 वेक्टर की जगह हम लिखेंगे R21 वेक्टर, और वो भी कैसा, नेगेटिव का। कैसा लिखा जाएगा, नेगेटिव का लिखा जाएगा। ठीक है, ओके। अब इसके बाद में देखो, ये हो जाएगा हमारे पास में क्या बच्चों, तो इसे हमने सॉल्व किया, और सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, इसको इतना ही रहने दो,
F12 वेक्टर एंड दैट विल बी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड का डिवाइड लगाएंगे और प्रूव करेंगे कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट वेक्टर हैं। ठीक है, तो हमने लिखा डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन सेकंड। देखो डिवाइड करके देखते हैं, तो हमने लिखा F21 वेक्टर डिवाइडेड बाय F12 वेक्टर। ठीक है, डिवाइड करो बच्चों, तो k q1 q2 डिवाइडेड बाय k q1 q2 डिवाइडेड बाय r21 का q, ऐसा ही है। और यहाँ पर क्या आ रहा है, r21 वेक्टर डिवाइडेड। ठीक है, यहाँ पर देखो इस चीज को, F12 को क्या था, k q1 q2 डिवाइडेड बाय r21 का q, और यहाँ पर आ रहा है माइनस का r21 वेक्टर, यही आ रहा है। एक बार देखें इस चीज को, फिर कैंसिल हो रही है ये सारी चीजें, सिर्फ और सिर्फ -1 रिमेनिंग है। ठीक है, -1 को मल्टीप्लाई कीजिए, तो हमने लिखा F21 वेक्टर मल्टीप्लाई कैसे होगा, ये -1 माइनस का F12 वेक्टर से। ठीक है, तो इस तरीके से F21 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस F12 वेक्टर आ चुका है हमारे पास। और हमें यही तो प्रूव करना था कि ये दोनों अपोजिट वेक्टर्स हैं। अपोजिट वेक्टर्स का मतलब क्या हुआ, मैग्नीट्यूड में इक्वल है और डायरेक्शन में अपोजिट है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। और इसका मतलब ये भी है कि ये न्यूटन के थर्ड लॉ को क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। फोर्स अमंग मैनी चार्जेस एंड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है, अब ये टॉपिक जो है बहुत सिंपल सा टॉपिक है बच्चों। वैसे तो फिजिक्स में सारे टॉपिक अपने इजी ही हैं, इतना कोई डिफिकल्ट तो कोई टॉपिक है ही। तो सबसे पहले तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को समझो। ये आपको याद हो तो वेव्स अपन ने चैप्टर पढ़ा था 11th के अंदर। ठीक है, उस 11th वाले चैप्टर में सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पहली बार आया था बच्चों। वो क्या था, तुमने बोला था कि जो रिजल्टेंट वेव बनती है उसका डिस्प्लेसमेंट जो है, जितनी भी वेव सुपर इम्पोज हो रही हैं उन सभी के डिस्प्लेसमेंट्स के वेक्टर सम के इक्वल होता है ना। तो हमने लिखा था कि y इज इक्वल्स टू y1 वेक्टर प्लस y2 वेक्टर प्लस y3 वेक्टर डॉट 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 yn वेक्टर। तो सेम यहाँ पर भी हम करने वाले हैं। और यहाँ पर है टॉपिक फोर्स अमंग मैनी चार्जेस। देखिए, तो सबसे पहले अपन ने काम करना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लेते हैं। तो बोले कि बहुत सारे चार्जेस हैं। पहला चार्ज अपने माना Q1, और ये जो Q1 चार्ज है बच्चों, इसका पोजीशन वेक्टर मान लिया R1 वेक्टर। ठीक है, फिर दूसरा चार्ज लिया अपन ने Q2, और Q2 चार्ज का पोजीशन वेक्टर माना R2 वेक्टर। फिर तीसरा चार्ज लिया Q3, और Q3 चार्ज का पोजीशन वेक्टर है R3 वेक्टर। और लास्ट में एक चार्ज ले लेते हैं Qn। ठीक है, और इसका पोजीशन वेक्टर मान लेते हैं Rn वेक्टर। ठीक है, हो गया ये काम। चलिए, अब कौन से चार्ज के ऊपर, ये इतने सारे जो चार्ज हैं ये कौन से वाले चार्ज के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। तो हमने बोला कि एक और हमारे पास में चार्ज है, जिसे आप टेस्ट चार्ज मान लो। चलो टेस्ट चार्ज नहीं मानते पर Q0 चार्ज मान लेते हैं कि Q0 चार्ज वहां पर है, और उस Q0 चार्ज के ऊपर ये सारे के सारे क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। ठीक, तो अब अगर ये फोर्स लगा रहे हैं तो फोर्स कैसे लगाएंगे बच्चों। तो हमने बोला कि Q1 चार्ज जो था वो Q0 के ऊपर फोर्स लगाता, तो ऐसा फोर्स लगाता इस डायरेक्शन में F, और कौन से Q0 पे लग रहा है 1 के कारण, तो F0 1 वेक्टर लिखते हैं। फिर ये Q2 चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगाता, तो ये फोर्स की डायरेक्शन ऐसी जाती, और ये लिखा जाता F02, है ना, ऐसे लिखा जाएगा फोर्स ऑन Q0 चार्ज ड्यू टू चार्ज Q2। ठीक है, फिर Q3 के कारण कैसे लिखा जाता, ऐसा F03। आप स्केल के थ्रू इन लाइनों को एग्जैक्ट या सीधी बना सकते हैं, स्ट्रेट बना सकते हैं। ठीक है, और फिर Qn चार्ज इसके ऊपर ऐसा फोर्स लगाता F0n वेक्टर। ठीक है,
ये डिस्टेंस कितनी होती, तो हमने लिखना था इस डायरेक्शन में जा रहे हैं इसलिए r01 वेक्टर लिख सकते हैं, इस वाले को r02 वेक्टर लिख सकते थे, इस वाले डायरेक्शन को r03 वेक्टर लिख सकते थे, इस वाले को r0n वेक्टर लिख सकते थे, ऐसे डिस्टेंस इसको हम बता सकते थे। तो इस Q0 चार्ज के ऊपर रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा ये हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से कैलकुलेट करेंगे। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या बोलता है, द रिजल्टेंट फोर्स, समझ लीजिएगा, द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द चार्ज will be vector sum of all the forces exerted by the remaining charges into the system। ठीक है, क्या होगा वापस से समझिए, द रिजल्टेंट फोर्स ऑन अ चार्ज will be vector sum of all the individual forces exerted by the remaining charges into that system। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि रिजल्टेंट फोर्स जो है वो जितने भी फोर्स उस Q नॉट के ऊपर लग रहे हैं उन सभी के वेक्टर सम के इक्वल होना चाहिए, ऐसा। ये तो होगा एफ नॉट एन और वेक्टर। अब देखिए वेक्टर फॉर्म में लिखना आता है, बहुत सिंपल सा टास्क था, क्या है भाई, तो हमने लिखा एफ नॉट वन को क्या लिखेंगे, के क्यू नॉट चार्ज क्यू वन चार्ज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कौन सी थी, आर नॉट वन थी, देख लीजिए वहां पे, और उसका क्या स्क्वायर, और यहाँ पर क्या लगा सकते हैं आर नॉट वन और उसका क्या। फिर दूसरा देखो के क्यू नॉट चार्ज क्यू टू चार्ज हो जाएगा, फिर आर नॉट टू का स्क्वायर होगा और आर नॉट टू कैप आएगा। इसके लिए क्या लिखेंगे, के क्यू नॉट क्यू थ्री आएगा डिवाइडेड बाय आर नॉट थ्री का स्क्वायर आएगा और आर नॉट थ्री क्या आएगा, कैप आएगा। और लास्ट वाले के लिए क्या लिखेंगे बच्चों, के क्यू नॉट चार्ज है फिर क्यू एन चार्ज है डिवाइडेड बाय आर नॉट एन का स्क्वायर और आर नॉट एन कैप। यही तो है, हो गया। अब देखो जो कॉमन है आप उसे कॉमन ले सकते हैं, तो हमने लिख लेना है के और क्यू नॉट को हमने क्या ले लिया बच्चों, कॉमन ले लिया। तो अंदर क्या बच रहा है वो समझिए, अंदर रह गया है यहाँ पर Q1 चार्ज रहा डिवाइडेड बाय यहाँ पर देखो आर नॉट वन और उसका स्क्वायर और आर नॉट वन का क्या। ठीक है, ये ब्रैकेट में हमने लिखना है। फिर यहाँ पर क्या होगा Q2 चार्ज और यहाँ पर आर नॉट टू का स्क्वायर और आर नॉट टू का क्या। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या होगा Q3 चार्ज और आर नॉट थ्री का स्क्वायर और यहाँ पर आर नॉट थ्री का। ठीक, और लास्ट वाला डॉट 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 Qn चार्ज आर नॉट एन का स्क्वायर और आर नॉट एन कैप। ठीक है, ओके। अब ये देखो इस चीज को क्या आ रहा है बच्चों हमारे पास में, इस चीज को मैथमेटिकली हम एक बार में ही लिख सकते हैं। समीशन के अंदर आपने 10th में पढ़ा था, है ना, वो सिग्मा एफ आई आप लिखते थे ना, और जब भी आपने मीन मोड मीडियन पढ़े होंगे उसमें आपने फार्मूला यूज किया था, आपने सिग्मा या समीशन लगाया था। ठीक है, तो हम उसी फॉर्मेट में इस चीज को लिखने की कोशिश करेंगे। कैसे लिखने की कोशिश करेंगे वो देखो, के क्यू नॉट ऐसा का ऐसा, यहाँ पर मैं समीशन लगा देता हूँ। देखिए यहाँ पर Q1 है, यहाँ पे Q2 है, यहाँ पे Q3 है, तो ये लगातार ये नीचे वाला जो नंबर है वो चेंज होता जा रहा है, तो हमने लिखा QI लिख सकते हैं इसको। ठीक है, और I कहाँ से लेकर कहाँ तक, 1 से लेकर n तक वेरी कर सकता है। ठीक है, I जो है वो 1 से लेकर कैपिटल N तक वेरी करेगा। फिर R01 यहाँ पर है, R01 यहाँ पर है, R02 यहाँ पर है तो R02 भी यहाँ पर है, R03 यहाँ पर है तो R03 यहाँ पर भी। इसका मतलब ये है कि बच्चों ये नॉट तो सभी में आ रहा है, लेकिन 1 2 3 ये डिजिट वैसे ही चेंज हो रही है जैसे ऊपर का चार्ज था। ठीक, तो इसे कैसे लिखेंगे, आर नॉट आई लिख देते हैं और उसका स्क्वायर और यहाँ पर आर नॉट आई और उसका यूनिट वेक्टर लिख सकते हैं, और यहाँ पर हमने लिखा आई फ्रॉम 1 टू कैपिटल N, इट विल चेंज फ्रॉम 1 टू कैपिटल N। ठीक है, और आप इसे कैसे लिख सकते हैं, तो ये यूनिट वेक्टर ना, यूनिट वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, तो उस फॉर्मेट में चाहो तो वैसे भी लिख सकते हो।
और k को आप चेंज कर सकते हो, k को क्या लिख सकते हैं, तो हमने लिखा f रिजल्टेंट वेक्टर फॉर्म में क्या होगा, k को क्या लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं ना वैक्यूम में, तो वो लिख दिया। फिर यहाँ पर क्या आ रहा है, q नॉट आ रहा है ऊपर, यहाँ पर समीशन वापस से लगा दो। चलिए और क्या चेंज किया था, तो हमने ये लिखा था I फ्रॉम 1 टू कैपिटल N, और यहाँ पर QI, यहाँ पर R नॉट I का स्क्वायर, और यहाँ पे R नॉट I और यूनिट वेक्टर, ठीक है, ये I है लास्ट में, 1 नहीं है, ठीक है। आप चाहें तो R नॉट I जो यूनिट वेक्टर हो उसको और क्या चेंज कर सकते हो, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड में भी चेंज कर सकते थे, मतलब R नॉट I को यूनिट वेक्टर को आप लिख सकते थे R नॉट I वेक्टर डिवाइडेड बाय R नॉट I, ऐसा लिख सकते थे, ठीक है। तो ये इतना ही था बच्चों सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। हालांकि देखा जाए तो न्यूमेरिकली इस तरीके से रेयर चांसेस से हम यूज करेंगे, लेकिन मैग्नीट्यूड मोड में हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये आज का वीडियो इतना ही था, जिसके अंदर हमने कुलाम्स लॉ को पढ़ा है, कुलाम्स लॉ के वेक्टर फॉर्म को पढ़ा है और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को पढ़ा है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको कुछ भी दिक्कत हो बच्चों तो व्हाट्सएप नंबर है हमारे, वो व्हाट्सएप नंबर नीचे शो हो रहे होंगे, उनके ऊपर मैसेज कर सकते हैं आप। मैथ की क्वेरी के लिए, फिजिक्स की क्वेरी के लिए, 12th तक के लिए आप हमें प्लीज मैसेज कर दीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिएगा। हैव अ गुड डे, टेक केयर।